अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। बेटा आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। याद रखेंगे बेटा, बोहर एटॉमिक मॉडल जो है ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिस्कस किया था जिसमें उसने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। उसके अंदर दो जो डिफेक्ट्स थे उनको नज़र में रखते हुए नील बोहर ने, साइंटिस्ट का नाम था बेटा नील बोहर, इस नील बोहर ने 1913 के अंदर अपना ये मॉडल पेश किया, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल जो था ये एक्सप्लेन करता था हाइड्रोजन को, ठीक है, हाइड्रोजन को बेस बनाकर जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन के ऊपर इसने ये मॉडल जो है पेश किया था, ठीक है, एक्सप्लेन किया था। अब इसने जो है अपने मॉडल की जो बेस बनाया था ना, इसने अपने मॉडल की बेस बनाया था क्वांटम थ्योरी को। इसने अपने मॉडल की बेस किसको बनाया था, याद रखेंगे, इसके मॉडल की जो बेस थी वो थी क्वांटम थ्योरी। अब ये क्वांटम थ्योरी क्या है ये भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। लास्ट टॉपिक में क्लासिकल थ्योरी को डिस्कस किया था, इसके अंदर है क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी बेटा ये कहती है कि जो एक एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कभी भी कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज नहीं करते, डज नॉट एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली। क्लासिकल थ्योरी क्या थी, इलेक्ट्रॉन एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली, और क्वांटम थ्योरी क्या है, इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली, ठीक है। क्वांटम थ्योरी के बारे में याद रखेंगे। क्वांटम थ्योरी को प्रेजेंट किसने किया था, एक साइंटिस्ट था बेटा जिसका नाम था मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने इस क्वांटम थ्योरी को प्रेजेंट किया था। इसने प्रेजेंट किया और इसके मुताबिक कोई भी एटम है उस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो डज नॉट एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली, डज नॉट एमिट एनर्जी कंटिन्यूअसली, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। दोनों के अंदर, दोनों थ्योरीज के अंदर डिफरेंस है, एक ही मेजर डिफरेंस है, ठीक है। जो क्लासिकल थ्योरी है वो कहती है इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज करता रहता है, जो क्वांटम थ्योरी है वो कहती है इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी खारिज नहीं करता, ठीक है। तो इसने अपने मॉडल की बुनियाद बनाया क्वांटम थ्योरी को, और उसने अपने मॉडल की बुनियाद किसको बनाया था, रदरफोर्ड ने क्लासिकल थ्योरी को, ठीक है। तो बेटा अगर हम एक एटम की बात करते हैं ना, सपोज करें हमारे पास ये एटम का न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये हमारे पास थर्ड शेल है, ठीक है। इसी तरह एक शेल और हम बना लेते हैं, ये हमारे पास फोर्थ शेल है। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या है, शेल्स हैं। तो बोहर ने हमें बताया कि ये जो हमारे पास सारे के सारे शेल्स हैं इसमें क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो उसने हमें बताया कि जो एटम के गिर्द यहाँ पर डिफरेंट आपको शेल्स नजर आ रहे हैं, इन शेल्स को बेटा हम नाम देते हैं एनर्जी लेवल्स का, ठीक है। इसने हमें बताया ये क्या कहलाते हैं, एनर्जी लेवल्स, ठीक है। एनर्जी लेवल्स भी इनको बोल सकते हैं, इनको हम ऑर्बिट्स भी बोल सकते हैं, और हम इनको शेल्स का भी नाम देते हैं, ठीक है। ये जो सारे आपको, ये सेंटर में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द सारे के सारे क्या है, एनर्जी लेवल या ऑर्बिट्स या फिर शेल्स। अब ये क्या है, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है, ठीक है। ईच ऑर्बिट हैज एनर्जी, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी, हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ईच ऑर्बिट हैज फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड, दैट इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है जो फिक्स हो, जो कभी भी चेंज ना हो, ठीक है, उसको बोलते हैं क्वांटाइज्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। अब यहाँ पर ये बात भी याद रखनी है कि जो हमारे पास टोटल शेल्स है ना, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से शेल्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो पहला फर्स्ट शेल जो आता है हमारे पास, वो फर्स्ट शेल कौन सा होता है, उसको हम नाम देते हैं के शेल का, ठीक है। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड शेल होता है उसको हम नाम देते हैं एल शेल का, ठीक है। इसी तरह जो थर्ड शेल होता है उसको हम नाम देते हैं एम शेल का, और जो फोर्थ शेल होता है उसको हम नाम देते हैं एन शेल का, ठीक है। ये तीन चार शेल जो है हम डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास ये जो शेल है, ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे, के शेल का नाम देंगे, इसको हम एल शेल का नाम देंगे, इसको हम एम शेल का नाम देंगे, और जो फोर्थ वाला आएगा वो क्या कहलाएगा, एन शेल कहलाएगा। अब बेटा हर एक शेल के लिए ना एक वैल्यू होती है जो कि हम n से कंसीडर करते हैं। तो इसके लिए जो n की वैल्यू है वो 1 होती है क्योंकि ये पहला ऑर्बिट है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास n की वैल्यू 2 होती है, इसके लिए हमारे पास n की वैल्यू जो है वो 3 होती है क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट है,
n इज इक्वल टू 3 और n के लिए हमारे पास जो वैल्यू है n की वो क्या होगी 4 होगी। ठीक है, अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, मतलब कि हम हर एक ऑर्बिट को n से रिप्रेजेंट करते हैं। n क्या है, उसका ऑर्बिट नंबर है या शेल नंबर है। तो जो k है वो पहला ऑर्बिट है तो उसके लिए n की वैल्यू 1, उसके बाद l जो है वो दूसरा ऑर्बिट है उसके लिए n की वैल्यू 2, m जो है तीसरा ऑर्बिट है उसके लिए n की वैल्यू 3 होगी, n जो आएगा लास्ट वाला ऑर्बिट जो हम फोर्थ वाला ऑर्बिट होता है उसके लिए n की वैल्यू फिर क्या होगी 4 होगी। तो इसी तरह बेटा याद रखेंगे कि ये हमारे पास 4 शेल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे बेटा कि ये जो न्यूक्लियस है इसके जो सबसे करीब तरीन शेल होता है ना, जैसे ये के शेल जो है वो न्यूक्लियस से सबसे करीब है, ठीक है, उसकी एनर्जी सबसे लो होगी। तो मतलब हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है, जो के शेल है इसकी एनर्जी क्या है, लोएस्ट एनर्जी है। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है, लोएस्ट एनर्जी। ठीक है, एल शेल की फिर एनर्जी जो है जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। के की एनर्जी सबसे कम, एल की एनर्जी के से ज्यादा और एम की एनर्जी फिर के और एल दोनों से ज्यादा होगी, और जो लास्ट वाला शेल एन होगा उसकी के से भी ज्यादा, एल से भी ज्यादा, एम से भी ज्यादा, सबसे एनर्जी ज्यादा। ठीक है, सेंटर में न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द जितने भी शेल्स मौजूद हैं सारे के सारे शेल्स की एनर्जी फिक्स्ड है, क्वांटाइज्ड है, जो कि चेंज नहीं होती, सबकी अपनी अपनी एनर्जी है। जो सबसे करीब शेल होगा उसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम, जो उससे दूर होगा उसकी एनर्जी उससे ज्यादा, जो उससे भी दूर होगा उसकी एनर्जी उससे ज्यादा, और जो सबसे दूर होगा न्यूक्लियस की उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो n की एनर्जी क्या है, हायर होगी, हायर देन k। ठीक है, इसकी एनर्जी क्या होगी, हायर देन k एंड l। ठीक है, और इसकी क्या एनर्जी होगी, हाईएस्ट एनर्जी, इसकी क्या होगी, सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। किसकी, किस किस से ज्यादा होगी, के से भी ज्यादा होगी, एल से भी ज्यादा होगी और एम से भी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब इसकी रीजन क्या होती है, देखिए इस न्यूक्लियस की सबसे ज्यादा अट्रैक्शन के शेल पर जा रही है। ठीक है, जिसकी वजह से के शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर इसका होल्ड सबसे ज्यादा है। ठीक है, एल शेल के इलेक्ट्रॉन पर भी इसका होल्ड है लेकिन के शेल के इलेक्ट्रॉन्स की निस्बत क्या है, कम है। एम शेल के ऊपर भी इसका होल्ड है लेकिन इन दोनों से क्या है, कम है। और एन शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट वाले शेल के अंदर, उसके अंदर सबसे ज्यादा सबसे कम होल्ड होगा, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी होगी वहां पर सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात ये ज़हन में आप लोगों ने अच्छे से बिठा लेनी है। उसके बाद बेटा याद रखना है कि हर एक शेल के अंदर कुछ मजीद छोटे शेल्स होते हैं जिनको हम नाम देते हैं सब शेल्स का। ठीक है, शेल के अंदर मजीद जो है शेल्स होते हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, सब शेल्स का। अब सब शेल जो है ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू n वैल्यू होते हैं। अब आप लोगों को पता है जो k की वैल्यू है n वो कितनी है, वो 1 है। ठीक है, l की जो n वैल्यू है वो कितनी है, वो 2 है। ठीक है, m की जो n वैल्यू है वो कितनी है, 3 है। ठीक है, इसी तरह n की जो n वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। तो जितनी इसकी n वैल्यू होगी उसी के मुताबिक इसके क्या होंगे, सब शेल होंगे। तो याद रखना है k के अंदर सिर्फ एक ही सब शेल होता है, वो कौन सा है, s सब शेल होता है। ठीक है, k के अंदर कौन सा सब शेल होता है, s सब शेल होता है। n के अंदर 2 सब शेल होते हैं, एक s होता है एक p होता है। n के अंदर 3 होते हैं, s होता है, p होता है और d होता है। इसी तरह n के अंदर 4 सब शेल होते हैं, s p d एंड f। ये आप लोगों को एमसीक्यूज में आ सकता है बेटा कि देखें यहाँ पर जो फर्स्ट शेल है उसकी n की वैल्यू 1, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है के शेल की n की वैल्यू कितनी है, l शेल की n की वैल्यू कितनी है, m शेल की n की वैल्यू कितनी है और n शेल की n की वैल्यू कितनी है। इसी तरह k के अंदर कितने सब शेल मौजूद हैं, ठीक है, l के अंदर कितने सब शेल मौजूद हैं, m के अंदर कितने सब शेल हैं और n के अंदर कितने सब शेल मौजूद हैं। ऐसे क्वेश्चन आएगा हाउ मेनी सब शेल्स इन द के शेल। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिखूं तो आप लोगों को क्वेश्चन किस तरह आएगा, हाउ मेनी सब शेल्स आर प्रेजेंट इन एल शेल। सपोज आप लोगों को एल शेल का पूछा जाता है और इसमें आप लोगों को ऑप्शंस दे दिए जाते हैं 1 2 3 4। तो आपने देखना है एल शेल में कितने सब शेल होते हैं, 2। तो आपका आंसर, राइट आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को इसमें से एमसीक्यूज बन सकता है। इसके बाद आप लोगों ने बेटा याद रखना है कि जो हमारे पास ये सारे के सारे शेल्स होते हैं, सब शेल्स होते हैं, इनके अंदर क्या रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन बेटा ये जो हमारे पास एक पर्टिकुलर रास्ता होता है, एक पर्टिकुलर हमारे पास ऑर्बिट है, एरिया है,
इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर रिवॉल्व करेंगे। इसके दरमियान में ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कभी भी रिवॉल्व नहीं करते, ठीक है। एक खास एरिया होता है, एक खास ऑर्बिट होता है, एक जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन ने रिवॉल्व करना है, और वही उतने एरिया के अंदर वो जो है रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है, न्यूक्लियस के गिर्द घूमता रहता है, ठीक है। लेकिन वो कभी भी उन दोनों के दरमियान में, जैसे सपोज हमारे पास ये के शेल की लाइन है और ये एल शेल की लाइन है, तो इसमें जो सेंटर में एरिया है वहां पर इलेक्ट्रॉन कभी भी मौजूद नहीं होगा, वो अपने ऑर्बिट के अंदर ही रह के क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है। इसके बाद बेटा आपको एक क्वेश्चन आएगा, हाउ इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ चार्ज क्लाउड। अब बेटा क्लाउड्स क्या होते हैं, बादल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है एज ए चार्ज क्लाउड। चार्ज क्लाउड का मतलब क्या है, देखें कि ये पूरा का पूरा समझ लें हमारे पास एक क्लाउड है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, ऑब्वियसली आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, ठीक है। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के अंदर जब कैथोड रेज के बारे में पढ़ा था, तो इसकी डिफ्लेक्शन हमने देखी थी किसकी तरफ हुई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ हुई थी, जिससे ये साबित हुआ था कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखता है, तो इस एटम के गिर्द जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो बिहेव कर रहा है एज ए चार्ज क्लाउड। और इसके अलावा एक बात और ज़हन में रखनी बेटा, कि न्यूक्लियस के गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसकी जो लोकेशन है वो कभी भी जो है एक्यूरेटली फाइंड नहीं की जा सकती, प्रिसाइजली फाइंड नहीं की जा सकती। सिर्फ ये बताया जाता है कि हो सकता है मे बी इलेक्ट्रॉन इस वक्त जो है इस प्लेस पर मौजूद हो, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन, हाउ इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ चार्ज क्लाउड, इसके अंदर इसको एक्सप्लेन करेंगे। आप लोगों ने याद रखना है कि हेडिंग्स बनानी है इस लॉन्ग क्वेश्चन में, हेडिंग्स के बगैर इसके नंबर जो है आपको कट जाएंगे, और ये बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बात ज़हन में रखनी है आप लोगों ने, ठीक है। सबसे पहली हेडिंग इसमें आप लोग क्या बनाएंगे, पहली हेडिंग बनाएंगे बोहर एटॉमिक मॉडल की, ठीक है। सेकंड हेडिंग बनाएंगे आप शेल की, थर्ड हेडिंग बनाएंगे आप सब शेल की, फोर्थ हेडिंग बनाएंगे इलेक्ट्रॉन बिहेव एज अ चार्ज क्लाउड, ठीक है। उसके बाद आप लोग अगली हेडिंग बनाएंगे कैपेसिटी ऑफ शेल, कैपेसिटी ऑफ शेल्स, ठीक है। अब आप लोगों को बेटा याद रखेंगे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि शेल्स के अंदर क्या आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो हर एक शेल की एक अपनी कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं फिल किए जा सकते, उससे कम किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा फिल नहीं किए जा सकते। तो कैपेसिटी आप लोगों ने बेटा याद रखनी है, के के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स पुट किए जा सकते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन पुट किए जा सकते हैं, एल के अंदर मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन पुट किए जा सकते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन पुट किए जा सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम एम की बात करते हैं, तो एम के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 पुट किए जा सकते हैं। इसी तरह अगर हम एन की बात करते हैं, तो एन में 32 इलेक्ट्रॉन्स पुट किए जा सकते हैं। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये भी एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ के शेल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। अगर इस तरह आपको क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल, या किसी भी शेल की अगर पूछी जाए, सपोज के शेल की पूछ ली है, या एल शेल की पूछ ली है, एम शेल की पूछ ली, एन शेल की पूछ ली, इस शेल की क्या कैपेसिटी है मैक्सिमम, तो आप लोग कहेंगे, बताएंगे, ये नहीं कह देना द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल इज के शेल 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल 8 इलेक्ट्रॉन, एम शेल 18 इलेक्ट्रॉन, एन शेल 32 इलेक्ट्रॉन, या फिर बात बची ऐसा कर दें कि मैक्सिमम कैपेसिटी पूछी हुई है तो मैक्सिमम एन की है 32 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिया। ये आंसर आपका बिल्कुल गलत होगा। आप लोग बेटा क्या करना है, आपने बताना है कि मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ शेल इज measured by the formula using 2 and 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 and 2, इस फॉर्मूले की मदद से हम किसी भी शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, 2 and 2, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप लोगों को देखें नजर आ रहा है, 2 जो है हम वैसे का वैसे पुट करेंगे, n जो है यहाँ पर कोई ना कोई नंबर पुट करेंगे, और 2 भी वैसे का वैसे आ जाएगा। और n हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि k शेल के लिए n की वैल्यू 1 थी, l शेल के लिए n की वैल्यू 2 थी, m शेल के लिए n की वैल्यू 3 थी, और n शेल के लिए n की वैल्यू 4 थी। तो अगर सपोज आप लोगों से कहा जाता है कि के शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी बताएं, ठीक है। के कौन सा है, पहला शेल है, तो हम n की जगह पर k का n वैल्यू पुट करेंगे, यानी 1 पुट कर देंगे। हम सपोज जो है k की जो है कैपेसिटी मालूम करना चाहते हैं, तो k की कैपेसिटी कैसे मालूम करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर लगाएंगे। n की वैल्यू क्या है, k के लिए 1, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि k के लिए n की वैल्यू क्या है, 1 है, और ऊपर स्केयर वैसे का वैसे आ जाएगा। अब 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यानी कि k के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। अगर हम लोग l की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो L की वैल्यू हमारे पास इसके लिए क्या होगी, L के लिए आपको पता है N की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 2 होती है, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यू अगर पुट करेंगे
2 इंटू टू पावर 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो L की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होगी 8 इलेक्ट्रॉन्स होगी। इसी तरह आप M की भी फाइंड कर सकते हैं और N की भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोगों के पास अगली हेडिंग हो जाएगी कैपेसिटी ऑफ शेल्स। और इस टॉपिक में लास्ट हेडिंग आप लोग बेटा बनाएंगे कैपेसिटी ऑफ सब शेल। सब शेल की कितनी कैपेसिटी है, ठीक है। जैसे आप लोगों को पता चल गया कि K के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, L के अंदर मैक्सिमम 8, M के अंदर 18 और N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो सब शेल्स यानी कि S, P, D और F ये सारे के सारे क्या हैं सब शेल्स हैं, ठीक है। सब शेल कौन कौन से होते हैं, सब शेल होता है S होता है, P होता है, D होता है और F होता है। इनको हम क्या बोलते हैं सब शेल्स बोलते हैं, ठीक है, जो कि शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद बेटा याद रखेंगे कि हमारे पास जो S सब शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। जो हमारे पास P सब शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है बेटा 6 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। जो D सब शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 10 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। और जो F सब शेल है उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 14 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। ये बात भी एमसीक्यूज में याद रखेंगे। अच्छा यहाँ पर देखें आप लोग कि S की अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स, D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, F के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये किस तरह डिवाइड किया गया है, K के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आते थे 2 इलेक्ट्रॉन आते थे, ठीक है। और S के अंदर भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्योंकि K के अंदर एक ही सब शेल मौजूद है। तो K के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि टोटल 2 हैं वो S के अंदर आ जाएंगे। और L की अगर आप कैपेसिटी देखें L शेल की तो वो कितनी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की है, ठीक है। यानी कि L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। और L के अंदर आगे सब शेल कितने हैं 2, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें आ जाएंगे और 6 इलेक्ट्रॉन किसमें आ जाएंगे इसमें आ जाएंगे। यानी टोटल जो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसके 2 सब शेल में डिवाइड कर दिए गए, ठीक है। 2 इसमें आ गए 6 इसमें आ गए। अब आपको पता है कि M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी हमने कितनी लिखी थी 18 लिखी थी, 2 इसमें आ चुके हैं, ठीक है, 6 इसमें आ गए हैं, ठीक है। और D की मैक्सिमम कैपेसिटी हमने कितनी लिखी है 10 लिखी है। 10 और 6 कितने हो गए 16 और 16 और 2 18। तो यहाँ पर हमारे पास M शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है 18 इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि वो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर डिवाइड कर दिए गए उनके सब शेल के अंदर डिवाइड कर दिए गए। तो ये बेटा हमारे पास टॉपिक जो था ये था बोहर एटॉमिक मॉडल, जो कि उसने हाइड्रोजन को बेस बना के बनाया था, ठीक है। हाइड्रोजन आपको पता है कि उसके पास एक ही जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास बाद एक ही शेल मौजूद होता है जिसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, एक प्रोटॉन होता है। और अगर हम इसके पहले आइसोटॉप की बात करते हैं जो कि हाइड्रोजन प्रोटियम होता है, उसके पास न्यूट्रॉन कोई भी नहीं होता। तो ये अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है, यहाँ पर इसके प्रोटॉन एक मौजूद होता है। तो इसने बेसिकली अपने मॉडल की बुनियाद बनाया क्वांटम थ्योरी को। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक 2 डिफेक्ट्स जो निकले थे कि इलेक्ट्रॉन अगर मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं तो उन्हें न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, ठीक है। वो बात यहाँ पर जो है साबित कर दी गई कि वो गलत थी, कि क्वांटम थ्योरी के मुताबिक इलेक्ट्रॉन कभी मुसलसल एनर्जी नहीं खारिज करता। अगर वो मुसलसल एनर्जी खारिज करेगा तो वो जो है न्यूक्लियस में गिरेगा, लेकिन एनर्जी खारिज करता ही नहीं मुसलसल तो वो न्यूक्लियस में भी नहीं गिरेगा। और अगली बात जो थी कि अगर वो एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज करता है तो एनर्जी का स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस बनना चाहिए, जबकि जो है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। और वो हमें यहाँ पर पता चल गई कि एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज नहीं होती, जिसकी वजह से कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बनता, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। अब बेटा अगली बात ये आती है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करता कब है, ये बात आप लोग याद रखनी है। ये हमें क्वांटम थ्योरी ही बताती है कि क्वांटम थ्योरी क्या बताती है कि इलेक्ट्रॉन कब एनर्जी खारिज करता है। याद रखेंगे जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तब वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है, या एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। दोनों काम होते हैं, एनर्जी रिलीज भी होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब भी होती है। जब इलेक्ट्रॉन ने बेटा हायर ऑर्बिट से, ये सबसे बाहर ऑर्बिट है, यहां से यहां सपोज जंप करना है तो यहां पर जंप करने के लिए उसको एनर्जी निकालनी पड़ेगी। इसकी वजह क्या है, देखिए ये जो सबसे आखिर वाला शेल है इसकी एनर्जी क्या है सबसे हाईएस्ट है, हमने यहां पर लिखा था फोर्थ वाला शेल हाईएस्ट एनर्जी, ठीक है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसकी एनर्जी क्या है सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट एनर्जी है, ठीक है। तो हाईएस्ट एनर्जी से उसने लोअर वाले ऑर्बिट में जा रहा है तो उसकी एनर्जी भी, लोअर वाले की एनर्जी क्या होगी कम होगी। तो यहां पर मौजूद इलेक्ट्रॉन ने अगर इधर जंप करना है तो इसको अपनी एनर्जी कम करनी पड़ेगी, कम करके वो इस ऑर्बिट में आएगा, ठीक हो गया। और अगर इलेक्ट्रॉन ने लोअर ऑर्बिट से नीचे वाले ऑर्बिट में ऊपर वाले ऑर्बिट में जाना है तो उससे पहले एनर्जी हासिल करनी पड़ेगी, अपनी एनर्जी उस ऑर्बिट के मुताबिक करनी पड़ेगी। तो वो एनर्जी क्या करेगा हासिल करेगा, और एनर्जी जब हासिल करेगा तो फिर वो
वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा। तो देखिए अगर हमारे पास हम स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास अगर स्पेक्ट्रम है तो इलेक्ट्रॉन अगर सपोज इस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक डार्क लाइन आ रही है, ठीक है, यहां से वो जंप करके यहां पर गया एनर्जी रिलीज करके, तो ये वाइट एरिया आ गया हमारे पास। और इलेक्ट्रॉन फिर जब यहां पर पहुंच गया इस ऑर्बिट में, फिर ना एनर्जी रिलीज करेगा ना एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि जब तक वो किसी एक खास ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा ना एनर्जी रिलीज ना एनर्जी एब्जॉर्ब, ठीक है। लेकिन जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा उस टाइम के बिटवीन एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है। तो जब वो रिलीज की एनर्जी और पहुंच गया अगले ऑर्बिट में जाके फिर हमारे पास ये एक डार्क लाइन आ गई, यानी कि ना एनर्जी रिलीज हो रही है ना एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, ये क्या आ गई, एक डार्क लाइन आ गई। फिर जो है अगर इसने दोबारा से लोअर से हायर में जाना है तो फिर एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, यानी एनर्जी के अंदर फिर कोई चेंज आएगा, ठीक है। फिर ये वाइट एरिया आ गया, फिर जब ये यहां पर पहुंच जाएगा फिर ना एनर्जी रिलीज ना एब्जॉर्ब, इसी तरह ये जो है प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और हम कहेंगे कि जो हमारे पास स्पेक्ट्रम बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है, ठीक है। तो होप सो आप लोगों को बेटा ये क्लियर हो गया होगा। इसमें मजीद अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।